अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ के दिल्ली स्टूडियो से बराह रास्त इस वक्त हम आपके सामने रूबरू है प्रोग्राम सलाम जे के लेकर। और सलाम जे के प्रोग्राम में आज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात होगी। जम्मू कश्मीर की सलामती और अंदरूनी सूरत हाल के हवाले से बात होगी, सियासी मामलात हैं उन पर भी बात होगी, और मुल्क भर के अंदर किस तरीके के हालात हैं और मुख्तलिफ रियासतों के अंदर किस तरीके का माहौल है वो भी हम आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक पहली नज़र तारीख के पन्नों पर। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज इतवार का दिन है, साल 2023, अगस्त की 27 तारीख। हिस्ट्री ऑफ द डे में खास या बड़ी बातें क्या हैं वो आपके सामने सबसे पहले रखें। हिंदुस्तान और आलमी तारीख में चंद वाक़यात रहते हैं जो फॉर्मेट के मुताबिक आपके सामने रखना ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले आज हिस्ट्री ऑफ द डे में या इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो कुछ अहम वाक़यात हैं जो आपके सामने रखेंगे। 1604 में 27 तारीख ही आज का दिन था जब अमृतसर के गोल्डन टेम्पल, जिसको कहा जाता है, यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब पहली मर्तबा रखी गई। 1781 में मैसूर के हुक्मरान हैदर अली ने आज ही के दिन पालीलूर में बरतानवी फौजियों से जंग की और इसमें वो कामयाब हुए। 1870 में हिंदुस्तान की पहली मजदूर तंजीम श्रमजीवी संघ आज के दिन कायम हुई। मजदूरों के लिए काम करने वाले जितने भी इदारे हैं ये श्रमजीवी संघ के बाद कायम हुए। ताहम 1870 में आज के दिन ये पहली इस तरह की कोशिश थी जब मजदूरों के लिए एक तंजीम तश्कील दी गई। साल 1939 में तारीख 27 अगस्त की थी। जेट ईंधन वाले दुनिया के पहले तैयारे ने जर्मनी से परवाज भरी। ये कोशिश उस वक्त हुई थी जब दुनिया भर के अंदर मुख्तलिफ ममालिक एक दूसरे के साथ लड़ाई की तैयारियां कर रहे थे, या यूरोप और अमेरिका समेत मुतअद्दिद ममालिक वर्ल्ड वॉर 2 की तैयारियां कर रहे थे। साल 1916 में आज ही के दिन रोमानिया ने ऑस्ट्रिया और हंगरी के खिलाफ जंग का ऐलान किया। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 27 तारीख आती है। पहली जंग अजीम के दरमियान ये इस तरह की कोई कोशिश थी रोमानिया की जानिब से। 1881 में अमेरिका के फ्लोरिश में तूफान से तकरीबन 700 अफराद की मौत आज के दिन हुई। साल 1999 में 24 बरस कबल सोनाली बनर्जी हिंदुस्तान की पहली खातून मेरीन इंजीनियर बनी और यह एजाज उनके नाम गया। बाद में बैक टू बैक कई अवार्ड्स उन्होंने जीते। 1999 में पहली खातून इंजीनियर वो, आज के दिन मेरीन इंजीनियर का नाम उन्हें दिया गया, और 99 में आज के दिन ये पेशरफ्त हुई। साल 2003 में 60,000 बरसों के बाद मरीख ज़मीन के सबसे नज़दीक पहुंचा। दरअसल शमसी तवानाई को लेकर दुनिया भर के अंदर एक रिसर्च चल रही थी, मकाले तैयार किए जा रहे थे, स्टडीज़ तैयार हो रही थी, और शमसी तवानाई के बाद ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश थी कि सूरज ज़मीन से कितना दूर है या फासला कितना कम वक्त गुजरने के साथ साथ होता है। तो साल 2003 में तहकीक में ये चीज़ वाज़ेह हुई कि 60,000 बरसों के बाद मरीख ज़मीन के सबसे नज़दीक पहुँचे हैं। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद बड़ी बातें थी जो आपके सामने प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक हमने आपके लिए रखी हैं, आपको बताई हैं। तो इसके आगे अब जब चलेंगे तो जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक कुछ कौमी खबरें भी वो आपको बताएंगे। कुछ फायरिंग के वाक़यात रुनमा हुए हैं, फोर्सेस के ऑपरेशन कुछ मकामात पर, हुकूमत के कुछ फैसले और यूनिवर्सिटी के अंदर झड़पें और गिरफ्तारियां, इस पर हम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ अहम खबर के साथ, वज़ीर दिफा के दौरे की खबर के साथ। बिल्कुल, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और वज़ीर बचाव, मरकज़ी वज़ीर बचाव है, जम्मू कश्मीर के दौरे पर आने वाले हैं, और दौरे के दौरान जहां वो सलामती सूरत हाल का जायज़ा लेंगे, वहीं पर माना जा रहा है कि वो LOC का भी दौरा करेंगे, और उसके साथ साथ BRO की जानिब से कई प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल किए गए हैं। उन प्रोजेक्टों को आवाम के नाम भी वक्फ किया जा सकता है। वज़ीर बचाव राजनाथ सिंह 12 और 13 सितंबर को जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं, और दौरे के दौरान जहां वो यूनिवर्सिटी कैंपस में जाएंगे वहां पर सिक्योरिटी सख्त की गई है। उसके साथ साथ वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर
हवाले से, जहां पर वज़ीर दिफा का दौरा जम्मू कश्मीर है। सितंबर 12 और 13 को जम्मू कश्मीर वो जाएंगे और कई अहम तरक्याती मंसूबे हैं जिनका उन्होंने इफ्तिताह करना है। दरअसल सांबा से लेकर कठुआ तक इंटरनेशनल बॉर्डर पर कुछ अहम पुल हैं, सड़कें तैयार की गई हैं और इन प्रोजेक्ट्स को जहां पर हरी झंडी उनकी जानिब से दिखाई जाएगी, वहीं पर लाइन ऑफ कंट्रोल में कभी वो पुंछ और राजौरी के अजला का दौरा कर सकते हैं। ताज़ा तरीन तफसीलात और सरकारी बयान के मुताबिक जिन मंसूबों को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कंप्लीट किया गया है, उन मंसूबों का संग बुनियाद वज़ीर दिफा की जानिब से रखना है और इम्कान है कि 12 और 13 तारीख को जब वो जम्मू जाएंगे, सांबा कठुआ के अंदर प्रोग्राम्स होंगे, तो उसके बाद वो इन्होंने राजौरी और पुंछ भी जाना है और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा भी लेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौजी अफसरान के साथ मुलाकात के भी इम्कानात हैं। वज़ीर दिफा जो कि कंट्रोल लाइन पर दरअंदाजी की कोशिशें और वादी कश्मीर के साथ लगने वाली जो सरहदी बेल्ट्स हैं, वहाँ की सूरत हाल से भी उनको आगाह किया जाएगा और ये भी कहा जा रहा है कि नॉर्थन बेल्ट के सीनियर फौजी अफसरान या हुकाम उनके साथ इस मिशन के दौरान या इस दौरे के दौरान होगी। इसके अलावा मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जहां पर कमांडर्स की जानिब से भी उन्हें ब्रीफ किया जाएगा लाइन ऑफ कंट्रोल की फॉरवर्ड पोस्ट पर राजौरी और पुंछ के अंदर, और सही तारीखों और शेड्यूल पर काम इस वक्त किया जा रहा है। राजनाथ सिंह का जम्मू दौरा, जो कि सरकारी ज़राए से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक 12 और 13 सितंबर की तारीख तय कर दी गई है, जब जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों का वो दौरा करेंगे। तकरीबन 74 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, 74 प्रोजेक्ट्स, जिनको कई ऐसे मंसूबे जिनको फिजिकली उनकी तरफ से इफ्तिताह जिनका किया जाएगा, कईयों का वर्चुअल इफ्तिताह होगा और इनमें नॉर्थ टेक सिंपोजियम में भी वज़ीर दिफा नॉर्थ टेक सिंपोजियम में भी जा सकते हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल की जब सिक्योरिटी सूरत हाल का वो जायजा लेंगे तो उस पर तबादला ख्याल भी उन्होंने नॉर्थ टेक सिंपोजियम में करना है। टॉप कमांडर्स के साथ मुलाकात भी हो सकती है और कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफ भी उन्हें किया जाएगा। इस तरह की भी इतलात हैं। तकरीबन 12 तारीख को 12 बजे 74 मंसूबे जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में हैं, जिनमें बॉर्डर बेल्ट में ज़्यादातर आते हैं और पंजाब से जम्मू कश्मीर तक इन मंसूबों की काफ़ी अहमियत है। यूनियन टेरिटरी के साथ या पाकिस्तानी जो एरियाज़ लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर जो एरियाज़ कहलाते हैं, उन एरियाज़ के अंदर कई पायलट प्रोजेक्ट्स हैं। सीनियर आर्मी ऑफिसर्स होंगे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदार होंगे और वो तमाम एजेंसियां जिनकी तरफ से इन प्रोजेक्टों को अब तक कंप्लीट किया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट पुल जो देवक ब्रिज है सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसको कंप्लीट किया गया है, 2 साल इसको लगे हैं। प्रोजेक्ट संपर्क के तहत इसको तैयार किया गया है, उसका संगे बुनियाद रखा जाएगा, माफ़ कीजिएगा, उसका इफ्तिताह किया जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है देविका पुल के ऊपर और नॉर्थ टेक सिंपोजियम में भी सलामती सूरत हाल और साथ ही साथ जिन इलाकों के अंदर मजीद इकदाम उठाने की ज़रूरत है, फौजी हुकाम या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से दी जाने वाली इतलात के मुताबिक कि आने वाले दिनों के अंदर कई पायलट प्रोजेक्ट्स जिनमें 26 के आसपास मंसूबे होंगे, यानी 100 के पार ये तादाद पहुंच जाएगी। इन 74 को मिलाकर वज़ीर दिफा इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू करने के बाद हरी झंडी भी इन प्रोजेक्टों को दिखाएंगे। इसके अलावा कई एक हिस्सों के अंदर जहां पर टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर पायलट प्रोजेक्ट के तहत ही सांबा, कठुआ, हीरानगर, अखनूर और जम्मू तक लगने वाली सरहद पर जहां पर दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाने की एक कोशिश जो हुई है, उसमें टेक्नोलॉजी का सहारा जो है वो भी लेने पर बातचीत होगी, मुतलकिन के साथ गुफ्तगू की जाएगी। 150 के आसपास ऐसे लोग, रिटायर्ड अफसरान, वेंडर्स जो कि इस तकरीब का हिस्सा बन सकते हैं, जबकि वज़ीर दिफा के साथ कई फौजी अफसरान भी जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं जम्मू के अंदर मुलाकात कर सकते हैं। इस तरह की इतलात हैं। जबकि पुंछ और राजौरी के अंदर ताज़ा तरीन सूरत हाल पर उन्हें ब्रीफ किया जाएगा। भाटा दूड़िया मेंढर के अंदर जो पिछले दिनों कार्रवाइयाँ हुई और 2 अलग अलग ऑपरेशंस अप्रैल के महीने में हुए और उसके बाद अप्रैल मई में जहां पर नुकसान काफ़ी ज़्यादा फौज को उठाना पड़ा, उन एरियाज़ के अंदर पर्टिकुलरली अब सूरत हाल क्या उससे भी ब्रीफ किया जाएगा। और राजौरी के अंदर फौज के बयान के मुताबिक पिछले दिनों जहां पर 2 अफगानिस्तान के मिलिटेंट मारे गए, जिसके बाद सिक्योरिटी एजेंसियां जो है वो अलर्ट पर हैं और इन दिनों जो इकदाम उठाए जा रहे हैं या फिर ऑपरेशन चल रहे हैं, उस ताल्लुक से भी गुफ्तगू करने के बाद ब्रीफ ओवर प्रेजेंटेशन के जरिए वज़ीर दिफा को किया जाएगा। तो ये एक बात थी जो आपके सामने हमने रख दी है और सितंबर 12 और 13 को ये दौरा होना है, जब राजौरी पुंछ से लेकर जो इंटरनेशनल बॉर्डर कठुआ, हीरानगर और आसपास के इलाकों में लगता है, उस पर तमाम नजरें टिकी हुई। चलिए, बात हो रही थी राजनाथ सिंह के दौरे के हवाले से और वो जम्मू कश्मीर का दौरा अनकरीब करने जा रहे हैं, जिस दौरान न सिर्फ वो सलामती सूरत हाल का जायज़ा लेंगे बल्कि उसके साथ साथ बीआरओ की जानिब से तामीर किए गए कई अहम प्रोजेक्ट्स को अवाम के नाम भी करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर और ख़ासकर वादी कश्मीर के तलबा के
की भी जिक्र करेंगे और गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान जिस तरीके से हमने देखा कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर वादी कश्मीर के तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने उसमें मुदाखलत की थी और ये यकीन दिलाया था वालिदैन को बच्चों के साथ अब बाहर के रियासतों में इस तरीके के वाक़ात रोनमा नहीं पेश आएंगे। लेकिन इसके बाद राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी से ये खबर सामने आ रही है, यहाँ पर हंगामा हुआ है, कश्मीरी तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और कई सारे तलबा को हिरासत में भी लिया गया। तकरीबन 24 घंटों का वक्त गुजर चुका है। जुमे की शाम को ये सिलसिला शुरू होता है और एक मामूली बहस के बाद इतना हंगामा राजस्थान की मेवाड़ यूनिवर्सिटी में हुआ। तस्वीरें भी राजस्थान की आपको दिखाएंगे। 25 कश्मीरी तलबा गिरफ्तार हो चुके हैं। ये पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई है। अब यूनिवर्सिटी हुकाम का क्या कहना है उस पर भी बात करेंगे। झड़प में एक कश्मीरी तालिब इल्म जख्मी हुआ है जिसकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है और जो कल तक 15 तादाद बताई गई थी गिरफ्तारियों की, उसकी तस्दीक अब 25 की जा रही है। इसके बाद यानी जब ये इंसिडेंट पेश आया तो उसके बाद सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुतलका पुलिस स्टेशन के जिम्मेदारान और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की एक मीटिंग भी हुई है जहां गिरफ्तारियां हुई हैं, कार्रवाइयां आगे बढ़ी हैं, लेकिन इस कार्रवाई को यकतरफा करार दिया जा रहा। अब जब आप मेवाड़ चित्तौड़गढ़ की इस यूनिवर्सिटी को देखते हैं तो इसकी तारीख भी ऐसी रही है जहां पर हर साल या हर 2-3 सालों के बाद कोई ना कोई ऐसा वाक़ा पेश आया है कि कश्मीरी तलबा या जम्मू के स्टूडेंट्स को टारगेट किया जाता रहा है। कभी मुकाबले, जब खेल मुकाबले होते हैं भारत पाकिस्तान के मैच के बाद, कई बार ऐसे जब इस तरह के मुकाबले हुए तो हालात ऐसी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बनी कि जो जम्मू कश्मीर के तलबा थे उनको इतनी मुश्किलात पेश आई कि पुलिस और फौज को भी तैनात यूनिवर्सिटी के अंदर और बाहर करना पड़ा है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ये 25 तलबा जिनको गिरफ्तार किया गया है, बहस सिर्फ मेस से शुरू होती है जहां पर खाना खाने की जगह है और उसके बाद नारेबाजी होती है। इल्ज़ाम ये भी है कि एक गिरोह बाहर से आता है और मुबैना तौर वो भी हमला कर देता है इन कश्मीरी तलबा पर। उसके बाद जवाबी कार्रवाइयाँ होती हैं, फिर पथराव होता है, फिर लाठी और डंडू का इस्तेमाल होता है और अब कुल मिलाकर गिरफ्तारियों की तादाद 25 हो गई है। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ नासिर खुएमी साहब हैं जो कि नेशनल कन्वीनियर हैं जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के, हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हैं और जितने भी तलबा के मामलात हैं जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को जहां इस तरह की मुश्किल सूरत हाल से गुजरना पड़ता है, उनके मामलात हमेशा से न सिर्फ इंतज़ामिया के, सरकारों के नोटिस में लाए हैं बल्कि जानकारी भी अहम दी है और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी उससे आगाह किया है। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या ताज़ा तरीन तफसीलात हैं? कल हमने डिस्कस किया था 5 बजे के आसपास के तकरीबन 15 स्टूडेंट्स अरेस्ट थे। अब हमारे पास जो कन्फर्मेशन है कि 25 के आसपास ये तादाद हो गई है और सिचुएशन अंडर कंट्रोल तो है, लेकिन डर और खौफ का माहौल विद इन यूनिवर्सिटी कैंपस अब भी बरकरार है। जी शुक्रिया आसिफ साहब। जैसे कि आपने कहा कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हमारे 600 के आसपास स्टूडेंट जो है इनरोल हैं, जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं, जो कि नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं। बट बदकिस्मती की वजह से हमारे छात्र हर साल जो है सैकड़ों में वहां जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन लगातार हमारे स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा रहा है। और हमारी यूनिवर्सिटी की एक लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री रही है कश्मीरी स्टूडेंट्स को हिरास करने में, तंग तलब करने में। ये मामले हमने लगातार सरकार जो है राज्य सरकार से भी उठाए थे और केंद्र शासित प्रदेश सरकार से भी उठाए थे, लेकिन बदकिस्मती की वजह से जो है सरकार का सेमस नहीं हो रही। जहाँ तक इस इंसिडेंट का ताल्लुक है, जो है परसों देर रात पेश आया एक दुखदपूर्ण वाक़ा है जिसमें जो है कश्मीरी स्टूडेंट्स को पहले तंग तलब किया जाए और उसके बाद जो है मारपीट के बाद इंस्टेड जो एक्यूज्ड इसमें स्टूडेंट्स हैं उनको अरेस्ट करने के बजाय आपने जो है उन्हीं को बंद रखा। पहले खबर थी कि 12, बाद में 15 और पता चला है कि 25 स्टूडेंट लास्ट में जो है अरेस्टेड थे। मैं आपको ये बताते चलूं कि ये मामला हमने मुख्य मंत्रालय से उठाया था और साथ साथ हमने मेरी बात डीजीपी उमेश मिश्रा से भी बात हो गई थी, जिसमें हमने रिक्वेस्ट किया था कि एक तो उनको जो है इस मामले में पर्सनली इंटरवेन करें, साथ ही साथ एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बिठाई जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए, कौन लोग मुलवस है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो है मामला मैस से शुरू है और मामला तो फिर इतना बढ़ गया कि ये नेशनल इशू बन गया है। बदकिस्मती की तरफ से मीडिया ने जो है कश्मीरी स्टूडेंट्स को जो है दोषी ठहराया और साथ साथ उनको कहा कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में तोड़ फोड़ करके और जो है देश विरोधी नारे दिए, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेसलेस है, बिल्कुल फैब्रिकेटेड है। नासिर जुमा की शाम को ये वाक़ा पेश आया, क्या अभी तक आपकी जानिब से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कोई खत गया, उससे जानकारी दी इस बारे में, उसको इसमें इंटरवेन करने की बात या मांग की गई?
जैसे आपने 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 बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा। जब जम्मू कश्मीर के जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं जिनको जो बाहर की यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, हम लगातार हर वक्त जब उनको कुछ समस्या आती है, मारपीट, इंटिमिडेशन, हिरासमेंट, हम सरकार की नोटिस में लाती है, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश की सरकार है वो टस से मस नहीं हो रही। हालांकि मैं 2 महीने पहले मिला था, मैंने कहा था उनको कि डिफरेंट स्टेट्स में आप नोडल अफसर बनाइए, तो बदकिस्मती की वजह से जो स्टेट का टॉप अधिकारी उन्होंने कहा कि नोडल अफसर बनाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद नोडल अफसर हूँ। अगर वो खुद नोडल अफसर है तो इन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इन मसलों को खुद देखें। अगर हम जी। लाते हैं उनके नाम जो है नोटिस में मामला, ये तो उनकी जिम्मेदारी है ना, क्योंकि वो स्टेट के सबसे बड़े अधिकारी हैं। तो ये इनकी जिम्मेदारी बनती है कि स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी, सेफ्टी, एम्पावरमेंट, वो ये चीजें इंश्योर करें। तो एक तरफ जो है, जहां तक इस स्टूडेंट का ताल्लुक, इस इंसिडेंट का ताल्लुक है, जो चित्तौड़गढ़ यूनिवर्सिटी में जो है बिल्कुल। इंसिडेंट पेश आया, हमने कल भी इनफैक्ट रात को एक स्टेटमेंट भी जारी किया कि राहुल गांधी देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, नफरत को जो है, नफरत का जो बाजार है उसको बंद करने के लिए एक कैंपेन शुरू किया है पिछले 1 साल से। तो ये जो इंसिडेंट है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक टेस्ट सा था, ताकि जो बड़े बुलंदबांग दावे किए जा रहे हैं मोहब्बत की दुकान और नफरत की दुकान को हटाने के लिए, मोहब्बत की दुकान को जो बिल्कुल। सजाने के लिए मार्केट में, ये उनके लिए अच्छा, आप टेस्ट था। कल ये भी इतलात मिली कि जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन का राब्ता ओएसडी से भी हुआ है, जो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हैं चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के साथ, उनकी तरफ से भी क्या एश्योर करवाया गया है? और तकरीबन जो 600 के आसपास एनरोल्ड स्टूडेंट्स की आप बात कर रहे हैं, इनमें से तमाम के तमाम बच्चे यूनिवर्सिटी में हैं या कुछ की घर वापसी हुई है? अभी यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जैक्टली आज कैसा माहौल है? तालीमी सरगर्मियां जारी रख सकते हैं? इस तरह की कोई कोशिश हुई है यूनिवर्सिटी हुकाम की तरफ से, या सिर्फ मीटिंग के बाद चीजें छोड़ दी गई हैं? और ओएसडी की तरफ से क्या एश्योरेंस मिली है जेकेएसए को? नहीं, जहां तक सरकार, राज्य सरकार का ताल्लुक है, राज्य सरकार ने बिल्कुल इंश्योर किया है कि हम जो है जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स की सेफ्टी, सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे। और साथ ही साथ जो है माहौल अभी यूनिवर्सिटी में ठीक नहीं है, बट आज मुझे सुबह फोन किया गया, सुबह मुझे मुख्य मंत्रालय से जो है इन्फॉर्म किया गया, जो भी 25 स्टूडेंट जो मुल्लवास, जो जिनको गिरफ्तार किया गया था, उनको सबको जो है खोला गया है, उनको रिलीज किया गया है। ये सबसे बड़ी खबर आज की है। अभी आधे घंटे पहले मुझे जो है इन्फॉर्म किया गया है कि सब स्टूडेंट्स को जो है रिलीज किया गया। हालांकि स्टूडेंट्स की तरफ से जो कंफर्मेशन मिली है, एक स्टूडेंट अभी बंद है, बट ऑलमोस्ट सारे बाकी स्टूडेंट्स को जो खोला गया है, और सरकार ने इंश्योर किया है कि किसी भी ऐसे स्टूडेंट के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, कोई एफआईआर नहीं लगेगा। बट सुनने में आया है कि एक स्टूडेंट के खिलाफ एफआईआर जो है लगने वाला है, उसको भी हम जो है राज्य सरकार से ऑलरेडी हम मैटर टेकअप कर रहे हैं, उसको किस तरह हम उसका एकेडमिक करियर किस तरह बचाए, उसकी फैमिली ताकि परेशान ना हो जाए, उसी में हम पिछले 2-3 दिन से लगे हैं। तो ये सबसे बड़ी अपडेट। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर को हमें साहब वक्त देने के लिए। नेशनल कन्वीनर जेकेएसए, और बड़ी खबर ये जो अपडेट उन्होंने दिया है, गिरफ्तार जो कश्मीरी तालाब है उनको रिहा कर दिया गया है। 25 स्टूडेंट्स अरेस्ट थे, जो पहले खबर हमने आपको बताई और गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए कंफर्म किया जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के जिम्मेदारान की तरफ से। और नासिर बता रहे थे कि उन्हें जानकारी मिली है कि एक आधा स्टूडेंट जो है जिसको बाद में छोड़ा जा सकता है, या मुमकिन है कि आप छोड़ दिया गया होगा, लेकिन 25 में से 24 की कंफर्मेशन है, उनको रिहा कर दिया गया है। तो जितने भी वालिदैन जो फिक्रमंद थे, परेशान थे, तशवीश में मुब्तला थे, उनके लिए अपडेट ये कि उनके जो बच्चे थे या स्टूडेंट्स थे, मेवाड़ यूनिवर्सिटी चूँकि चित्तौड़गढ़ ज़िला है, और इस यूनिवर्सिटी की जैसे शुरुआत में हमने बताया एक ऐसी तारीख रही है, कई मरतबा स्टूडेंट्स को टारगेट किया गया अननेसेसरी, और बच्चे गिरफ्तार होते रहे, लाठी डंडों का इस्तेमाल किया जाता रहा। लेकिन फिलहाल नासिर के मुताबिक माहौल थोड़ा सा बेहतर है, डर और खौफ अभी भी बना है। ऐसी सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन बनती है अक्सर इस तरह के हंगामों के बाद। लेकिन बड़ी खबर और अपडेट यह है कि तमाम कश्मीरी तलबा जो गिरफ्तार थे उनको रिहा कर दिया गया है। चलिए, मेवात यूनिवर्सिटी से ये खबर थी कश्मीरी तलबा के हवाले से। और अच्छी खबर ये है जितने भी तलबा अरेस्ट किए गए थे उनको रिहा किया गया। लेकिन इसके साथ साथ सांबा की भी जिक्र करेंगे, क्योंकि सांबा और जम्मू सूबा पूरा पिछले एक हफ्ते से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, और कल जम्मू बंद भी देखने को मिला। सांबा की ताज़ा तरीन सूरत के हाल क्या है, तस्वीर क्या है, और आज कारोबारी इदारे यहाँ पर काम करेंगे, ट्रांसपोर्ट किस तरीके का है, सुबह सुबह किस तरीके के हलचल है, ये सब आप तक पहुँचाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त सांबा से ये है, हमारे साथ ऋषि भी ज्वाइन किए हुए हैं, कि सांबा जिले के अंदर तमाम उन लोगों को रिहा कर दिया गया है जो गिरफ्तार करने के बाद सांबा से कठुआ शिफ्ट कर दिए गए थे। और बड़ी खबर आपको इस वक्त बताएं जिला सांबा से कि युवा राजपूत सभा के गिरफ्तार तमाम मेंबरान को रिहा कर दिया गया है।
एहतजाज जारी है और इस दौरान तमाम लोग रिहा कर दिए गए हैं। युवा राजपूत सभा के 26 मेंबर 4 रोज पहले, आपको याद होगा कि जब हालांकि प्रोटेस्ट को 1 हफ्ता मुकम्मल होने लगा, अलग सुबह 3 बजे तमाम गिरफ्तार मेंबरान को कठुआ जेल से रिहा कर दिया गया है। इधर जम्मू के अंदर जहां पर कल दिन बंद रहा, सांबा में भी भूख हड़ताल जारी है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात है। मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर एहतजाज की कॉल जब दी गई थी, बंद की कॉल दी गई थी, तो बंद का असर देखने को मिला। मामूल की सरगर्मियां भी काफी मुतासिर हुई और ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक युवा राजपूत सभा के गिरफ्तार मेंबर्स रिहा कर दिए गए हैं, जिस पर मुसरत का इजहार मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों की तरफ से किया जा रहा है। और ताज़ा तरीन अपडेट जो मिल रहा है कि तकरीबन 3 बजे के आसपास ये रिहाई इन तमाम लोगों की हुई है। ऋषि के पास सांबा चलेंगे, हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त ज्वाइन किए हैं उस मकाम से जहां पर भूख हड़ताल भी चल रही है, अनशन पर भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। ऋषि, किस बुनियाद पर अब इनको छोड़ा गया है? क्या कुछ शर्तें रखी गई हैं कि जिसके बाद रिलीज करने का ये फैसला हुआ? क्योंकि कल तक तो एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही थी कि जब तक एश्योरेंस नहीं मिलेगी तब तक किसी को रिहा नहीं किया जाएगा। अब क्या कोई एश्योरेंस मिली, किसी ने लिखित में दिया, जिसके बाद ये फैसला पुलिस प्रशासन ने लिया? ऋषि, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए ऋषि से दोबारा राब्ता होगा। आपको बताएं कि सरोर टोल प्लाजा को हटाने की मांग के बीच जम्मू से जब एहतजाजी मार्च निकला तो सांबा तक ये लड़ाई पहुंची थी। सांबा के अंदर फिर बंद देखने को मिला, 2 दिन जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए और ये वो तमाम लोग हैं जहां पर कल एक 90 साल के बुजुर्ग भी एहतजाजियों की सपोर्ट में आए। राजौरी से इनका ताल्लुक, हाकिम दीन इनका नाम, और बीमारी में भी सफर किया इन्होंने, व्हील चेयर पर यहां पहुंचे। लेकिन युवा राजपूत सभा का जहां पर यह मुतालबा था कि जब तक सड़क ठीक नहीं, सड़क को दुरुस्त ना किया जाए, तब तक किस बात का आप टैक्स ले रहे हैं? कम से कम इस बात पर हुकूमत संजीदगी से इकदाम उठाए और मरकजी वजारत ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी रुजू किया। 29 तारीख को NHAI की टीम जम्मू का दौरा करेगी और उसके बाद 1 सितंबर तक मुलाकातें होंगी। उसके बाद कोई हतमी फैसला आ सकता है। मुमकिन है कि टैक्स में तखफीफ या कमी भी देखी जा सकती है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ सांबा से हैं। ऋषि, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी 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 आसिफ, बिल्कुल। पहले तो ये बताइएगा कि जिन लोगों को रिहा किया गया है, लेटेस्ट अपडेट क्या है? क्या कोई शर्त रखी गई जिसके बाद इनको अब छोड़ा गया है? क्योंकि ADGP के बयान के मुताबिक एश्योरेंस मिलेगी तब छोड़ा जाएगा। तो क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संगठन या खुद युवा राजपूत सभा के जो सीनियर मेंबर्स हैं जो प्रोटेस्ट पर थे वो आगे आए, उन्होंने जिम्मेदारी ली, जिसके बाद तमाम लोगों को जेल से रिलीज करने का फैसला लिया गया? देखिए आसिफ, इसमें ये स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है कि जिस तरह से ADGP जम्मू ने जो है वो बयान दिया था कि अगर कोई श्योरिटी लेता तो उनको रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो हालात कल के दिन बने हैं या इससे पहले बने, उन हालातों को देखते हुए शायद प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि इनको रिलीज किया जाए। हो सकता है कि कुछ शर्तें जो वो रखी गई होंगी, लेकिन अभी तक जो शर्तें रखी गई होंगी वो पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। जिस तरह से अभी जो अर्ली मॉर्निंग इन तमाम 26 सदस्यों को युवा राजपूत सभा के जो वो रिलीज किया गया है, उनको जम्मू भेज दिया गया है, लेकिन अभी भी जो टोल के ऊपर फैसला आना है वो बाकी है। यानी टोल प्लाजा बंद होता है नहीं होता, इसको लेकर फैसला आना बाकी है। लेकिन तमाम जिस तरह से लगातार हर जगह से ये आवाज उठ रही थी कि जो साथी हैं उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए, तो फाइनली एक जीत आप कह सकते हैं कि इन साथियों की हुई है कि इनके साथियों को रिलीज कर दिया गया। लेकिन टोल के ऊपर फैसला आना बाकी है। क्या उनके ऊपर जो FIR लगी है वो कैश हुई है या नहीं हुई है, ये देखना होगा। लेकिन जो सांबा में अनशन चला है, सांबा में जो लोग इनके साथ बैठे हुए छाना बचाना, उनके तक भी कुछ इंफॉर्मेशन पहुंची है। ये इंफॉर्मेशन इन्हीं से हम लेने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपके जो तमाम साथी कठुआ जेल में जो वो रखे गए थे, अरेस्ट किया था, वो 26 के 26 साथी छूट गए। इन शॉर्ट में आप बताएं कि क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ आपके तक बातें पहुंची है? क्या आप अनशन खत्म कर रहे हैं या अभी भी टोल को लेकर फैसला आने तक ये अनशन लगातार जारी रहेगा? ऋषि जी, हमारी जो लड़ाई थी, जंग थी, उसका एक पहलू है जो वो हल हुआ है, वो सिद्ध हुआ है, तो पॉजिटिव है, न्यूज़ पॉजिटिव है। मेरी हैप्पी जी से भी बात हुई है, वो अपने घर पहुंच गए हैं, हमारे साथी छूट गए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा अनशन जारी है। एक बात तो मैं क्लियर करूँगा कि हमारा अनशन जारी है। हमारे साथी जेल किस लिए गए हमको ये नहीं भूलना है, उनको प्रशासन ने जेल में क्यों डाला हमको ये नहीं भूलना है। अभी सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है, उन पे पर्चे लगे हैं, केस खारिज हुए हैं, उनको क्यों छोड़ा गया है, कैसे छोड़ा गया है, ये सारी बातें अभी बाहर आना बाकी है। और हमने तो ये डिसाइड किया है कि
हम तब तक ये अनशन जारी रखेंगे जब तक टोल पे कोई फैसला नहीं आ जाता। जब टोल पे फैसला आएगा, सांबा की कोर कमेटी डिसाइड करेगी कि हमको ये अनशन तोड़ना है या जारी रखना है। ये डोगरों की लड़ाई है, डोगरा जागा हुआ है, पिछले 8 दिन से जम्मू सुलग रहा है। हमको इस बात को भूलना नहीं है, इसलिए जो लड़ाई लड़ी है उसको पूरा लड़ेंगे, फिर ही अनशन से उठेंगे। बिल्कुल, लेकिन जानना चाहता हूँ कि क्या कोई साथियों से आपकी बात हो रही है, एग्जैक्ट कि आगे करना क्या है? हाँ, मेरी हैप्पी जी से बात हो रही थी, सुबह मेरी उनसे बात हुई है। वो लोग पहुंचे हैं, जेल से बाहर आए हैं, रणनीति बनेगी, सांबा जिला की कोर कमेटी नीति बनाएगी, हम उस पर आपसे बात करेंगे। अभी उनको थोड़ा सा आधा घंटा उसके बाद हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, देखेंगे कि उनको कैसे छोड़ा गया है। ये जो रिहाई है ये राजनीतिक है या उनको कहते हैं ना कि एक स्वाभिमान के साथ छोड़ा गया है, उनके केस खारिज हुए हैं या नहीं हुए हैं। मंशा क्या है प्रशासन की, टोल उठाना है या नहीं उठाना है, या किन कंडीशनों पे उठाना है, बहुत कुछ बाकी है ऋषि जी। अभी हमें, मुझे लगता है कि इंतजार करना चाहिए। जब ये अनशन जारी रहेगा, बिल्कुल ये अनशन जारी रहेगा, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य था ना वो भी हल नहीं हुआ है, हम लड़ेंगे। जी आसिफ, मैं आपको बताता चलूं कि इनकी तरफ से कहना है कि हमारा जो संघर्ष है ये जारी रहेगा, हम लड़ाई अभी लड़ेंगे, क्योंकि टोल के ऊपर फैसला आना बाकी है। जो मांग एक उठ रही थी कि उनको रिहा किया जाए, तो फाइनली उनको रिहा कर दिया गया है। ये एक बड़ी जीत आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त क्या है, बिना शर्त छोड़े गए हैं या शर्तों के ऊपर छोड़े गए हैं, ये तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में आना बाकी है। चाहे वो युवा राजपूत के सदस्य ये चीजें पब्लिक डोमेन में लाते हैं, या फिर पुलिस प्रशासन या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो वो ये तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में लाती है। अनशन जारी रहेगा, टोल जब तक बंद नहीं होता, ये प्रदर्शन यूं ही चलते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि जो हालात पिछले दिनों में बने हैं, उन्हीं हालातों को देखते हुए शायद ये फैसला जो है वो पुलिस प्रशासन ने लिया है कि इनको रिलीज किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ शर्तें जो है वो जरूर हो सकती हैं। आप देखने की रणनीति आगे किस तरह से बनाई जाती है। चलिए ऋषि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा तरीन तफसीलात पहुँचाने के लिए। और सांबा से ये ताज़ा तरीन तस्वीरें जो है आप देख रहे थे, एहतजाज बदस्तूर जारी है। जो लीडरान या कारकुनान जो अरेस्ट किए गए थे उनको रिहा किया गया है। अब ये सामने आना बाकी है कि किन कंडीशंस पे उनको रिहा किया गया, किस तरीके से अब आगे की रणनीति होगी, सरकार क्या फैसला लेगी अब उस टोल प्लाजा को लेकर जिस पर जम्मू और सांबा के अंदर इतना बवाल मचा हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ सालाना अमरनाथ यात्रा की भी बात करेंगे। और सालाना अमरनाथ यात्रा की अगर हम बात करेंगे तो आखिरी पड़ाव पर है, श्रीनगर से छड़ी मुबारक जो है वो गुफा की ओर रवाना भी हो चुकी है। छड़ी मुबारक जो कि इन दिनों वादी कश्मीर के जनूबी हिस्से में अब दाखिल हो चुकी है और अमरनाथ यात्रा चूँकि इख्तामी अयाम में चल रही है, कुछ ही दिन बाकी है। 31 अगस्त को यात्रा ख़त्म हो जाएगी और जहां कल सुबह महंत दीपेंद्र गिरी की क़यादत में इस्लामी अखाड़ा से मजहबी नारों के साथ पवित्र गुफा के लिए छड़ी मुबारक रवाना की गई। वहीं खुसूसी पूजा पाठ के साथ साधुओं की एक अच्छी तादाद जो इस यात्रा के साथ है। छड़ी मुबारक के मुहाफिज दीपेंद्र गिरी भी इसका हिस्सा है और पवित्र गुफा की तरफ ये सफ़र इस वक्त रवाना है। रवानगी के दौरान सबसे पहले सरेश्वर मंदिर में पूजा हुई, इसके बाद पामपुर शिव मंदिर में पूजा हुई, अब जाकर बिजबिहाड़ा, फिर मार्टन और फिर गणेश बल में, जहाँ पर अभी तक की तफसीलात के मुताबिक नदी के पार गणेश मंदिर में पूजा होगी। मार्टन में इस्तकबाल किया गया है यात्रियों का, यानी एक तरह से आखिरी काफिला भी है जिसमें महंत दीपेंद्र गिरी जो एक ट्रस्ट के सरबराह भी हैं, साल 2004 के बाद मुसलसल यात्रा के साथ जुड़े हैं, उनकी तरफ से जितने भी लोग उनके साथ गए उनका इस्तकबाल किया गया। जानकारी के मुताबिक पहलगाम में रात का क़याम होगा, बादजा 28 अगस्त को चंदनवाड़ी में क़याम होगा, 29 अगस्त को शीशनाग में क़याम होगा, 30 अगस्त जहां चतुर्दशी का दिन है और इसी बार चूँकि रक्षाबंधन का त्यौहार भी 30 अगस्त को ही मनाया जाएगा तो पंचतरनी में इस दिन क़याम होगा और 30 अगस्त को सूरज तुलू होने के साथ ही छड़ी मुबारक को पवित्र गुफा पहुंचाया जाएगा और वहां पूजा होगी। दीपेंद्र गिरी के मुताबिक 31 अगस्त को वापस चलकर पंचतरनी में क़याम किया जाएगा और 1 सितंबर को पंचतरनी से चलकर शीशनाग और चंदनवाड़ी से होते हुए पहलगाम में रात का क़याम किया जाएगा। 2 सितंबर को लिदर नदी पहलगाम के किनारे पूजा होगी। इसके साथ ही इस साल की छड़ी मुबारक की अमरनाथ यात्रा इख्ताम पजीर होगी। सालाना अमरनाथ यात्रा के दौरान सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक अब तक 4,40,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं।
जबकि साल गुज़श्ता ये तादाद 3,60,000 के आसपास थी, जो इस बार तकरीबन 90,000 उसके पहले के मुकाबले ज़्यादा बनती है। 62 दिनों की यात्रा थी। 31 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के मौके पर इख्तिताम पजीर होगी। बहरहाल अब जाकर खुसूसी पूजा पाठ के साथ और साधुओं के इस काफिले के साथ महंत दीपेंद्र गिरी क़यादत जब इस काफिले की कर रहे हैं, ये आखिरी काफिला एक तरह से है। खुसूसी पूजा पाठ इन दिनों मुतअद्दिद मकामात पर होनी है, जिन जिन रास्तों से यात्रा आगे बढ़ेगी, या जो आखिरी काफिला है। तो यात्री जो बाहर से आ रहे थे वो सिलसिला तो रुक ही गया है, लेकिन जो छड़ी मुबारक वाला सिलसिला है वो 31 अगस्त यानी ठीक 3 से 4 दिनों के बाद ख़त्म हो जाएगा। यात्रा ऑफिशियली कॉल्ड ऑफ होगी। ये एक तरफ का सिलसिला है जो आपके सामने हमने रख दिया है। दूसरी तरफ बूढ़ा अमरनाथ यात्रा भी कल खत्म हो रही है। 9:30 बजे सुबह खुसूसी पूजा वहां पर भी की जाएगी राजौरी पूंछ के अंदर, और तकरीबन 1 लाख लोग अभी तक वहां पर भी दर्शन कर चुके हैं। तो ये यात्रा के हवाले से अपडेट था। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे और यात्रा इख्तिताम की तरफ जाएगी, कुछ दिन या कुछ घंटे बाकी हैं, उस पर आपको मजीद तफसीलात देते रहेंगे। लेकिन इससे पहले हम ब्रेक पे जाएं, एक खबर जम्मू कश्मीर इंतजामिया के हवाले से भी आपके सामने रखते हैं, और बात लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानिब से ली गए फैसले की करते हैं। फैसला उन लोगों के लिए लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट के हवाले से जो इकदाम उठाए जाने थे, उसमें सरकार की तरफ से एक पेशरफ्त हुई है, और सरकार ने एक ताज़ा पेशरफ्त के तहत लैंड एक्विजिशन, बहाली और आबादकारी अथॉरिटी कायम करने का फैसला लिया है, और जम्मू कश्मीर में मरकजी इलाके में नोटिफिकेशन के जरिए कायम किया जाएगा, ताकि हुकूमत के जरिए या इसके तहत जो इसके पास इख्तियारात हैं उनका इस्तेमाल करते हुए पता ये चल सके कि जिन जिन एरियाज़ में अभी भी काम करने की ज़रूरत है वहाँ पर इकदाम उठाए जा सकेंगे। ज़मीन के हुसूल के लिए, ज़मीन की बहाली के लिए और आबादकारी एक्ट 2013 में मुनसिफाना मुआवजा और शफाफियत का हक 2013 का एक्ट जो ये इख्तियारात देता है। 24 अगस्त 2023 को जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू सेक्रेटरी डॉक्टर पीयूष सिंगला की तरफ से एक मुश्तरका इजलास के बाद इतला दी गई एक नोटिफिकेशन के जरिए कि ज़मीन के हुसूल, बहाली और आबादकारी या सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड कंसिस्टेंट रूल्स 2023 में मुनसिफाना मुआवजे के हक के तहत फराहम किया गया है, जिसके तहत ये मजाज अथॉरिटी अब जाकर काम करेगी। कवायद के मुताबिक सरकार की तरफ से मुतलका हुकाम जो है, इलाकाई जो दायरा अख्तियार में आने वाली चीज़ें हैं, मखसूस रकम रखी गई है, मंजूरी देने के लिए भी माली अहलियत के हद तक इख्तियार बनाया होगा। यानी अगर ज़मीन के कहीं पर ज़मीन के हुसूल के मामलात हैं, आबादकारी या बहाली का मामला है, तो उस पर भी हुकूमत इकदाम उठाने जा रही है। अब जब ये अथॉरिटी कायम की गई है तो इसकी जिम्मेदारी ये होगी कि यूनियन टेरिटरी के अंदर पुराने या आज के मामला था, बहुत सारे लोगों की इस तरह की ज़मीनें हैं जहाँ पर कस्टोडियन लैंड को लेकर आमतौर पर, हालांकि डिपार्टमेंट उसके लिए अलग है लेकिन ऑलरेडी काम कर रहा है। दूसरी तरफ जब ये अथॉरिटी कायम की गई है तो जो इसके पास इख्तियारात होंगे कि अगर आज के वक्त में पुराने केसेस भी हैं, पेंडिंग फाइल्स हैं, ज़ेर इल्तिवा मुकदमात हैं, तो पहले उनको भी हल करने की कोशिश एक होगी, वो भी इसी अथॉरिटी के जरिए इख्तियारात वो भी होंगे। इसके अलावा इंतजामिया के मुताबिक कलेक्टर लैंड एक्विजिशन 1 करोड़ रुपए तक की मंजूरी दे सकता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर 20 करोड़ रुपए तक, इसके अलावा डिविजनल कमिश्नर 40 करोड़ रुपए तक मंजूरी दे सकता है, फाइनेंशियल कमिश्नर 60 करोड़ रुपए तक, रेवेन्यू और हुकूमत जो महकमा माल कहलाता है वो 60 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इख्तियारात रखता है कि किसी को अगर मंजूरी देनी हो तो वो दे सकता है। और जो मालियाती अहलियत है वो इदारे के पास या इस अथॉरिटी के पास अब आई है, जिसको तश्कील देने का फैसला किया गया है। तो सरकार की तरफ से ज़मीन के हुसूल, बहाली और आबादकारी के लिए इकदाम उठाए गए हैं और अथॉरिटी कायम करने का फैसला लिया गया है, जिसमें नए मेंबरान को जिम्मेदारियां दी गई हैं। जो कवायद हैं उसके मुताबिक काम होगा। अथॉरिटी ऐसे ही कायम नहीं हो जाती, बल्कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने यूनियन टेरिटरी में लद्दाख, जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट के फैसले के बाद किया, और हर जिले के अंदर इस तरह के इकदाम उठाने थे। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने यह अहम फैसला यूनियन टेरिटरी के अंदर लिया है। चलिए, जम्मू कश्मीर इंतजामिया के फैसले के साथ साथ दूसरे मामलात भी है और जम्मू कश्मीर सरकार के हवाले से ही बात करेंगे। और आपको याद होगा कि वादी कश्मीर की एक रिवायत रही है, जब भी यहाँ पर किसी इलाके में महकमा तामीरात आमा की जानिब से सड़क तामीर की जाती थी तो उसके बाद मुख्तलिफ महकमा जात, चाहे टेलीकॉम महकमा हो, बिजली महकमा हो या PHE महकमा हो, उसके बाद वो सर्विस लाइन बिछाने का काम करते थे और जिस सड़क को तामीर या जिसकी मरम्मत हुई थी उसको बिगाड़ने का काम इन तीनों महकमों के हाथ में होता था। लेकिन अब R&B महकमे की जानिब से सख्त इकदाम उठाए गए और ये हिदायत जारी कर दिए गए है कि जिस सड़क की तामीर व तजदीद होगी उसके बाद अगर उस सड़क को किसी किस्म का नुकसान पहुंचा तो वो मुतल्लिका महकमा, जो महकमा काम करेगा, उसी को उस सड़क को दोबारा से ठीक करना होगा। ये वादी के अंदर R&B महकमे ने एक अहम कदम उठाया है।
महकमा के जिम्मेदारान की माने तो उनका मानना यह है कि वादी के किसी भी इलाके में जब भी किसी सड़क की मरम्मत या उसकी तामीर की जाती थी तो उसके बाद महकमा टेलीकॉम, महकमा पीएचई या महकमा बिजली की जानिब से अपनी सर्विस लाइन या दूसरे उनके मामला जो होते हैं सड़क खोदकर सड़क को नुकसान पहुंचाया जा रहा था और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब महकमा की क्या तस्वीर है और किस तरीके से महकमा ने मन बना लिया, हमारे साथ R&B चीफ इंजीनियर कश्मीर मोहम्मद रफ़ीक इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। रफ़ीक साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। जिस तरीके से ये खबर सामने आई है कि महकमा R&B की जानिब से अब सख्त इकदाम उठाए गए, क्योंकि ये वादी के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में देखा गया और लोगों की जानिब से भी ये बात कही गई थी कि जब भी सड़क की तामीर या तजदीद की जाती थी उसके बाद ये मुतल्लिका महकमे जो है वो सड़क को नुकसान पहुंचाते थे और जो खुशी लोगों के अंदर होती थी कि सड़क तामीर हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी मायूसी छा जाती है। क्या सारा मामला है और किस तरीके से इन महकमे जात या उस किसी भी शख्स के साथ जो सड़क को नुकसान पहुंचाएगा निपटा जाएगा? हाँ जी, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया इस बात में कि जो रोड जहाँ भी कोई रोड नया बनता है उसको एक्चुअली डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड रहता है, अब 5 साल का कॉन्ट्रैक्टर की हवाले रहती है, तो उसको चूंकि उसको मरम्मत करनी होती है तो इसलिए एनओसी जरूरी होती है और जो भी रिपेयर का कॉस्ट होता है, अगर कहीं एसेंशियल सर्विस या कोई भी सर्विस डक्ट डालना हो तो उसके लिए उसका एस्टिमेशन होता है, उसका कॉस्ट वो देते हैं कंपनी वाले ताकि वो उसका रेस्टोरेशन हो जाए। इसीलिए अगर प्राइवेट कोई करता है उसका भी एस्टिमेशन होता है और विदाउट एनओसी किसी को अलाउ नहीं किया जाता है और जो सर्वेलेंस है और मॉनिटरिंग है वो बहुत चुस्त कर दी गई है। और हमारा जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, क्योंकि हमारे सब रोड अब डिजिटाइज हो गए हैं, हमारी जो रोड लेंथ और उनकी जो आईडी और उनका जो लेंथ है पूरा हमारे पास एक डिजिटल डाटा है। डाटाबेस बहुत स्ट्रांग होने के चलते हमारा हर एक रोड पे अब जो मॉनिटरिंग का सिस्टम है बहुत इफेक्टिव हो रहा है। इनफैक्ट जो भी डैमेज होता है वो रिपोर्ट होता है और एक्चुअली जो भी परमिशन मिलते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स को उनको वापस रेस्ट्रिक्शन करने की लेवल तक वापस उस लेवल तक लाने के लिए परमिशन मिलता है। तो इस हवाले से हमने कोशिश की है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव किया जाए ताकि लोगों को जो रोड सरफेस है ज़्यादा डैमेज न रहे और इमीडिएटली उसका रेस्ट्रिक्शन हो जाए। रफीक साहब, ये भी माना जा रहा है कि महकमा को जो इस साल सड़कों की मरम्मत के लिए रकूमात वागुजार किए गए थे अभी वो खर्च नहीं किया गया, कुछ दिक्कतें सामने आ रही है। हमारे जो रिपेयर के हमारे तीन बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। एक तो अपग्रेडेशन का प्रोग्राम होता है, उसमें भी काम चल रहा है और अभी हमारा जो टारगेट था, हमारा टारगेट 1680 किलोमीटर का वृद्धि करने का था, उसमें से हमने 1300 किलोमीटर कर दिए हैं। तो ऐसा है नहीं। और जो हमने एक इस साल पिछले 2 साल से हमने एक पॉलिसी की है, हम एक स्टेज कॉन्ट्रैक्ट हर एक स्टेज रोड मेंटेनेंस पॉलिसी के साथ एक स्टेज कॉन्ट्रैक्ट देते हैं ताकि जहाँ भी कोई जो रोड किसी स्कीम के अंडर ना हो, जो किसी रिसर्फेसिंग के अंडर ना हो, जो किसी हमारा एक प्रोग्राम होता है पॉट होल फ्री, उसमें जहाँ भी पॉट होल है उस रोड को हम पूरा टॉप लेयर कर देते हैं। और जहाँ ये जो रोड हमारी जो रोड लेंथ है वो काफ़ी है और हर साल हमारे कुछ रोड जो है वो डेफिसिट रह जाते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ खत्म हो गई होती है, उनको नए प्रोग्राम में लेने के लिए वो बजट के हिसाब से कुछ किलोमीटर रह जाते हैं। उन किलोमीटर को, उन रोड लेंथ को मेंटेन करने के लिए, उनको पॉट होल फ्री बनाने के लिए हमने एक स्टेज कॉन्ट्रैक्ट हर एक डिवीजन को दिया है और पैसे उनको रिलीज किए गए हैं। जहाँ भी ऑन स्पॉट SOS बेस पर जो भी पॉट होल शुरू होए उसको इमीडिएटली एड्रेस करने के लिए उनको हिदायत दी गई। अब कहीं कहीं हो सकता है कोताही हो जाती है तो कहीं पहुंचने पर, और भी मिस यूज की वजह से, जैसे कहाँ आपका एक इंड्यूस्ड पॉट होल भी होते हैं, एक पॉट होल होते हैं नेचुरली जो बनते हैं नॉर्मली विद वेयर एंड टेयर, लेकिन कहीं कहीं इंड्यूस्ड, जैसे किसी ने गैर कानूनी तौर पर काट दिया या सड़क पर मटेरियल डाल दिया या ड्रेन को ब्लॉक कर दिया, ऐसे ऐसे वाक़ात हमारे बहुत मशाहिदे में आते हैं। ताकि उससे क्या होता है कि हमारे रोड लेंथ जो है रोड डैमेज होते हैं, विच वी कॉल एट इंड्यूस्ड,
उसमें कार्रवाई के लिए भी हम नोटिस वगैरह दे देते हैं, बट ओवरऑल रोड मेंटेन करने के लिए स्टेट कॉन्ट्रैक्ट हर एक डिवीजन में, हर एक सब डिवीजन के लिए दिया हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे कि जो हदफ इस बार महकमे को दिया गया सड़कों की मरम्मत के लिए इस साल के लिए, क्या मुकर्ररा मुद्दत में वो मुकम्मल किया जाएगा? मरम्मत या रिसर्फिंग के लिए मैंने जो बोला आपको, जो भी हदफ हमारा है 1680 किलोमीटर के आसपास, उसमें से हमने 1300 किलोमीटर अचीव कर लिए हैं। बाकी जो रिपेयर में कोई हदफ नहीं होता है। रिपेयर, एनुअल रिपेयर जब भी जरूरत पड़ती है उसको उस टाइम अटेंड किया जाता है, उसमें वो एंटिसिपेशन नहीं होता कितना डैमेज हो जाए। अच्छा, चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये थे चीफ इंजीनियर कश्मीर R&B मोहम्मद रफ़ीक, जिन्होंने पूरी तरह से इस बात का खुलासा किया है कि किस तरीके से जो खबर सामने आ रही थी कि महकमे की जानिब से अब सख्त इक़दाम उठाए गए हैं कि सड़क की तामीर या मरम्मत के बाद सड़क को जो भी नुकसान पहुंचाएगा, चाहे वो कोई सरकारी महकमा हो, तो उसी महकमे को उस सड़क की मरम्मत दोबारा करनी होगी। बिल्कुल, ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि मुतअद्दिद बार हमने देखा किसी इलाके के अंदर लोग ड्रेनेज को लेकर शिकायत करते हैं, काम R&B ने अगर किया होता है तो बाद में जाकर किसी दूसरे डिपार्टमेंट पर भी इल्ज़ाम लगता है कि उसने काम उसने खोद दिया, लेकिन जिम्मेदारी जिस डिपार्टमेंट ने सड़क बनाई थी उस पर डाल दी जाती है। तो अब क्लियर कर दिया गया है, कम से कम आवाम के सामने भी चीज़ रहेगी कि एकदम किसी ने अगर मैकडम उखाड़ा है, किसी ने ड्रेनेज निकालने के लिए कोशिश की है, यानी कोई दूसरा डिपार्टमेंट भी अगर काम करता है, कोई दूसरी एजेंसी, तो जिम्मेदारी उसकी होगी। दूसरी बात, जहाँ तक बात केबलिंग की है, तो आजकल चूँकि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर केबलिंग का एक नया प्रोजेक्ट या सिलसिला चला है, जिसमें बिजली की जो केबल्स हैं वो अंडरग्राउंड बिछाई जा रही हैं, या मोबाइल नेटवर्किंग का सिलसिला और कनेक्टिविटी बेहतर करने की कोशिश के बीच भी सड़कों को खोद दिया जाता है। फिर कहीं पर अगर पाइप डालनी हो, कहीं पर अगर निकासी आब का सिलसिला बेहतर करना हो, तो सड़क को उखाड़ दिया जाता है। एक डिपार्टमेंट अपना काम कर देता है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा जिसको वापस कवर करना होता है, सड़क पर उसी वजह से कवर ना करने की सूरत में गड्ढे बनते हैं, परेशानी का सबब बनता है, ना फिर ड्रेनेज बनती है, ना सड़क बेहतर रही। लेकिन अब कम से कम ये जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि सड़कों की मुरम्मत के लिए 25 करोड़ रुपए तो मुख्तस हैं ही, वो डिपार्टमेंट ने अपनी जिम्मेदारी निभानी है, लेकिन जो भी सड़क को काटेगा, तोड़ेगा, खत्म करेगा, मैकडम को जरा सा नुकसान पहुंचाएगा, वही महकमा और वही अफसर, वही ठेकेदार जो काम उस इलाके के अंदर करा रहा होगा, वो अपने खर्चे से जैसे भी करे उस सड़क को वापस कंप्लीट करेगा। चलिए, महकमा तामीरात आमा की बात हो रही थी, लेकिन इसके साथ साथ महकमा सेहत की भी बात करेंगे। और प्रोग्राम में हम महकमा सेहत की बात करते ही है, जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम बात करेंगे तो मंशियात के खात्मे के लिए, इस पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ महकमा जात जो है वो काम कर रहे हैं। एक्साइज महकमा हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, या कोई भी दूसरा महकमा हो, जानकारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाता है स्कूलों के अंदर, या दूसरे ऐसे इदारे जो समाज के लिए काम करते हैं, वहाँ पर मंशियात के खिलाफ और इस पर रोक लगाने के हवाले से बातें हो रही है, ताकि जम्मू कश्मीर से इस बिद्दत को ख़त्म किया जा सके। लेकिन सरकारी सतह पर अगर काउंसलिंग के बाद कोई मंशियात में मुब्तला हो, तो उसके इलाज के लिए क्या हम पूरी तरह से तैयार हैं, क्या हमारे पास वो अमला है? आज हम इसी पर बात करेंगे श्रीनगर के SMH हॉस्पिटल के हवाले से। मंशियात से तबाही है, लाखों नौजवान सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक आज के वक्त में मंशियात की इस बुरी लत से गुजर रहे हैं या अपनी जिंदगियां तबाह कर चुके हैं। कई लोगों की काउंसलिंग, कई लोगों का इलाज आज के वक्त में चल रहा है। काउंसलिंग को आम लफ्ज़ों में आप कहें तो इलाज मौलजा, मंशियात फरोशों की वजह से जिन लोगों ने जिंदगियां तबाह की उनका चल रहा है। लेकिन खबर यह है कि मंशियात के इस्तेमाल के बीच SMHS हॉस्पिटल, जहाँ चलने वाला डी एडिक्शन सेंटर था, IPD सर्विस थी, उसको बंद करने का फैसला लिया गया है। 2-3 वजूहात हैं, कुछ तकनीकी भी हो सकती हैं, लेकिन मैन पावर की कमी के बीच ये फैसला हुकाम ने उस वक्त लिया है कि आज के वक्त में बहुत हद तक कोशिशें हुई हैं, सरकार को नोटिस गए, सरकार के नोटिस में चीज़ें लाई गई कि इस अस्पताल के अंदर IPD या डी एडिक्शन सेंटर में अमले की शदीद किल्लत का सामना है, उसको दूर किया जाए, लेकिन नहीं हो सका। अब जाकर इसको बंद करने का फैसला लिया गया है। SMHS की जो कम्युनिटी जनरल हॉस्पिटल यूनिट है, डी एडिक्शन इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट यानी IPD जिसको कहते हैं, उनकी खिदमात को रोकना भी शामिल है, यानी ये 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पर काम करना बंद करेंगे। इसके अलावा जब नफ्सियाती मरीज अस्पताल पहुँचता है तो इसका इलाज कौन करेगा, ये भी अब जब अस्पताल की अथॉरिटीज़ बताती हैं कि उनने सरकार तो बताया, लेकिन वहाँ से जब कोई संजीदगी से काम नहीं किया गया
तो मजबूर उन्होंने ये फैसला लेना पड़ा है बिलाखिर सेंटर को बंद करने का या काम को फिलहाल रोकने का। फैसल, रियाज के पास चलेंगे। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे हैं, मुसलसल इस अस्पताल के हवाले से कई रिपोर्ट्स भी और तफसीलात आपके सामने रखी हैं। फैसल, ये माजरा असल में है क्या? क्योंकि जो अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका ये तर्क है हमारे पास अमला नहीं है, स्टाफ नहीं है। दूसरी तरफ सरकार के नोटिस में चीज़ें लाई गई है, लेकिन ये माने कि हायर अप से कोई कदम ना उठाया जाना बुनियादी वजह बनी है आज डी एडिक्शन और आईपीडी को बंद करने की। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने खुद कहा कि जो मैन पावर की कमी है, तो उसी के नतीजे में मजबूर हुए हैं डॉक्टर्स वहाँ की या जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस यूनिट की, वो मजबूर हुआ है कि उन्होंने फैसला लिया कि अब हम इसको बंद ही कर देंगे। असल में हुआ ऐसा था कि जो सैंक्शन मैन पावर है इस यूनिट के लिए, जो कि एसएमएचएस में ये यूनिट रखा गया है, जहाँ पे साइकेट्रिक पेशेंट्स आते हैं या जो एडिक्शन के जो लोग हैं वो वहाँ पे आते हैं, तो वहाँ पे उनका इलाज होता था। तो जो सैंक्शन मैन पावर इनका था वो करीबन 70 के करीब था, लेकिन 70 में से 38 जो पोस्ट है वो आज की डेट में वैकेंट है और बाकी जो 31 है 31 फिल्ड है। तो अब सरकार ने इनिशिएटिव लिया, तो जो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम था उसके तहत कई तकरीरियां वहां पे हुई थी, कई लोगों को वहां पे भर्ती किया था, लेकिन उनकी जो मुद्दत है वो 1 सितंबर में खत्म होने वाली है। और उसी चीज के फॉलो आउट को जो है देखने के लिए मीटिंग की थी, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद मकबूल डार, उनकी सदारत में, और जो बाकी साइकेट्रिस्ट है या डॉक्टर्स है इस डिपार्टमेंट के, उन्होंने मीटिंग का हिस्सा लिया था। और वहां पे ये जैसे बहुत सारे फैसले किए गए, उसमें से ये भी फैसला गया कि मैन पावर की वजह से, जैसा कि हमने पहले ही सरकार को अप्राइज किया है, सरकार के पास ये रखा है, और जो डीन है, प्रिंसिपल्स है, उनके सामने भी हमने रखा है कि ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट शोबा है यहाँ का और इसके लिए मैन पावर की जरूरत है। तो अभी तक उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आया है, तो नतीजा ये हुआ कि इन्होंने फाइनली इसको जो है इस यूनिट को बंद करने का फैसला लिया, और वहां पे जो है सिर्फ सीवियर पेशेंट जो होंगे उनको ही वहां पे एडमिट किया जाएगा, बाकी जो भी वहां पे आते हैं उनकी वहां पे जो है एंट्री नहीं ली जाएगी। और ये इसके साथ साथ ये भी फैसला लिया गया है कि जो पेशेंट वहां पे आते हैं उनको अब जो जीएलएनएम हॉस्पिटल रहना वाली है, वहां पे जो साइकेट्रिक यूनिट है उन पेशेंट को सभी को वहां पे ही जो है कैटर किया जाएगा। और ये जो तकरीरिया है, यानी जो लोग जो पोस्ट अनफिल्ड है, ये सारे मल्टीटास्किंग स्टाफ है, यानी इनकी जो है अशद जरूरत इस हॉस्पिटल को है। और ये भी इस दौरान हो रहा है कि जब इस वक्त आप देखिए जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, ड्रग्स की बात करें या जो बाकी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है, वो इस वक्त पीक पर है। तो इस बीच इस तरीके से ना ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो सरकार लगातार सेमिनार कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से या ड्रग्स के हवाले से, ये तो उन सेमिनारों का हम कह सकते हैं ये सारा कुछ फेल हो रहा है। आप सेमिनार्स कर रहे हैं, उस पर आप करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे आपको देखना है क्या हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर है, क्या स्टाफ है, उस पर सरकार की नजर नहीं जाती। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि एक अलमिया है कि जहाँ पे सरकार लगातार ये दावा करती है कि हम ड्रग एडिक्शन को रोक रहे हैं, मेंटल हेल्थ को ठीक कर रही है, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, स्कूल में प्रोग्राम हो रहे हैं, वही जो मेन स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर जहाँ पे इन पेशेंट्स का इलाज होना है अस्पतालों में, वहां पे शॉर्टेज है। लेकिन फैसल, कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपीज जो हैं वो भी सर्विसेज चलेंगी, लेकिन हफ्ते में 3 दिन। अब जब मैन पावर की कमी है, शॉर्टेज का, तो यहाँ पर भी मसला है। अब दूसरा जो नफ्सियाती मरीज हैं उनके पास कोई मुतबादिल है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही यूनिट्स है इसके इसकी एडिक्शन के, और उसके साथ साथ जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल 2 ही है। एक तो जो एक बड़ा हॉस्पिटल है हमारा, जहाँ मेंटल हॉस्पिटल कहते हैं, वहाँ पे है, और उसके साथ साथ ये अब एसएमएचएस का यूनिट है, जहाँ पे ऐसा होता था इस तरीके से पेशेंट वहाँ पे क्योंकि नजदीक पड़ता था। अब जहाँ तक आपने बात की इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी की, तो इसके लिए भी 3 दिन रखा गया था। क्यों रखा गया है? क्योंकि जब उन 28 लोगों की भर्ती हुई थी उससे पहले भी इस तरीके से चल रहा था, 3 दिन ही एमआर की सर्विस चल रही थी और 5 बजे तक स्टाफ इस हॉस्पिटल में रहता था। उसके बाद जब मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत भर्ती हुई तो उसमें थोड़ी बहुत तेजी लाएगी, इसमें थोड़ा बहुत टाइम बढ़ाया गया और हफ्ते के हफ्ता ये खुला रहता है। लेकिन अब जब सितंबर में उस स्टाफ की जो है मुद्दत खत्म होगी, वो उनकी सर्विस बंद हो जाएगी, उसके बाद फिर से वैसा ही होगा जैसे पहले चल रहा था। और जो सारा जो कारोबार है वो सब कुछ जो मेन मेंटल हॉस्पिटल है रहना वाली में, उसी पे पड़ेगा, वहीं पे जो है सारे पेशेंट जो है वहां पे देखे जाएंगे। और उसमें भी कंडीशन रखी गई है, जो सीवियर पेशेंट्स होंगे उनको ही वहां पे एडमिट रखा जाएगा, और जो उसके साथ साथ सीवियर पेशेंट होंगे उनको यहाँ एसएमएचएस में भी जो उनको इलाज मिलेगा। लेकिन जहाँ जिस तरीके से हर रोज वहां पे पेशेंट्स का रश रहता था, हर रोज न्यूज में निकलता कि आज हमने इतने पेशेंट्स यहाँ पे कैटर किए, टेलीमंस के हमारे इतने फोन कॉलेज यहाँ पे लिए, तो कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ेगा। अब जरूरत है कि सरकार को भी सोचना चाहिए, अगर हम इतने बड़े दावे करते हैं कि हम मेंटल हेल्थ पर फोकस कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम ड्रग डी एडिक्शन पे फोकस करें, रिहेबिलिटेशन पे फोकस कर रहे हैं, तो
कहीं ना कहीं ये एक मेन यूनिट था जिसको मजबूरन जो डॉक्टर्स को या प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बंद करना पड़ा क्योंकि वहां पे स्टाफ की कमी है। तो कहीं ना कहीं जो वो दावे हैं या जो वो सेमिनार है वो सब फेल दिखाई दे रहे हैं, और जो दावे सरकार कर रही है कि हम इन 2 चीजों पे काम कर रहे हैं उसकी भी कहीं ना कहीं पोल खुल रही है, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी यही है कि सरकार अभी तक उसके लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है वो भर्ती नहीं कर पाई है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। फैसल रियाज बता रहे थे कि क्यों अस्पताल के अंदर इंपॉर्टेंट यूनिट्स बंद करने का फैसला हुआ। एसएमएचएस हॉस्पिटल के अंदर जहां पर नफ्सियाती मरीजों का इलाज तो होता ही है, लेकिन इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी सर्विसेज जो हैं वो भी साइकेट्रिक डिजीज हॉस्पिटल श्रीनगर के अंदर 3 हफ्ते में 3 दिन तक ही रिस्ट्रिक्ट की गई हैं। दैट मीन्स वहां पर भी परेशानी आ रही। तो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ का मसला, अथॉरिटीज़ बता रही हैं कि सरकार के पास बातें गई हैं, नोटिस में मामला लाए हैं, लेकिन वहां से कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हर प्रोग्राम के अंदर इस बात का यकीन दिलाना या वादा करना या फिर दावे करना कि मेंटल हेल्थ या जो इलनेस है इसको ख़त्म करने के लिए यूनियन टेरिटरी के अंदर बड़े अस्पतालों में काम चल रहा है। आज बड़े अस्पताल की हालत क्या है आपके सामने तस्वीर इस रिपोर्ट के जरिए रखी है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, 9:30 बज चुके हैं। ब्रेक के उस पार एक और अहम खबर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, और साथ ही साथ दीगर कुछ मामला भी हैं जो डिस्कस आपके साथ करने हैं, आपको तफसीलात फराहम करनी है, और प्रोग्राम में लाइव कॉल्स भी ब्रेक के उस पार शामिल करेंगे। आप नंबर डायल करना शुरू करें।